जावेद साहब, एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है इस फ्रेमवर्क के अंदर वो ये था कि 1 महीने तक ये कहा गया ईरान की तरफ से कि जो माइंस हैं उनको हम हटाएंगे हुर्मुज़ से, और 2 महीने तक टॉल फ्री जो नेविगेशन है उसको अलाउ करेंगे। तो 2 महीने तक टॉल फ्री कहने का मतलब ये है कि उसके बाद टॉल लेना शुरू हो जाएंगे, और अगर वैसा करेंगे तो फिर ओमान की एक या कतर की जो पोजीशन है इसके ऊपर उसका क्या होगा, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू अग्री। जी मुज़म्मिल साहब, मेरी नज़र में ये तो इन्होंने इस तरह से फ्रेमिंग की है इसकी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एक इंटरनेशनल वाटरवे को किस तरह से सब्जेक्ट टू टोल किया जाएगा, बिकॉज ये ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लॉ की मेरी नज़र में तो खिलाफ वर्जी होगी। देखिए, 3-4 मेन इश्यूज थे जो कि रिजॉल्व हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि मैं इस चीज़ से विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करता हूं कि ईरान कोई जंग जीत चुका है। आई डोंट थिंक दैट इज द राइट असेसमेंट। उनको काफी लॉसेस हुए हैं। उनके दरमियान एक सोच थी जो कि जब ये रेवोल्यूशन आया तो एक सोच ने जन्म लिया कि उन्होंने एंटी अमेरिकनिज्म का स्लोगन लेकर उन्होंने अपनी एक तमाम पॉलिसी फ्रेमिंग की है। लेकिन अब उन्हीं के अंदर मौजूद कुछ ऐसी भी कुव्वतें हैं, ऐसी भी सोच रखने वाले लोग हैं जो ये समझते हैं कि 47 साल या तकरीबन 50 साल की जंग के बावजूद हम कुछ हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। हमारे अवाम जो है वो पॉवर्टी की जो लकीर है उसके नीचे हैं। हमारे यहाँ जो हमारी जो पोटेंशियल है, हमारा तेल है, गैस है, मादनियात हैं, हुनरमंद लोग हैं, वो बिल्कुल अंडर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, बल्कि हम उनको यूज ही नहीं कर पा रहे। हमारे जो असासे हैं वो दुनिया भर में मुंजमद पड़े हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? सोल्यूशन तभी निकलेगा जब हम अपनी स्ट्रेटजी को बदलेंगे। तो मेरी नजर में ये स्ट्रेटजी को चेंज किया है उनके पॉलिसी मेकर्स ने। उसके अंदर दूसरी बात जो न्यूक्लियर की जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मेरी कुछ बात भी हुई है वेल इन्फॉर्म्ड लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर के हवाले से वर्किंग लेवल पे अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। यानी दे हैव एग्रीड नॉट टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं रहा। दूसरा सवाल जो है आपका सैंक्शंस रिलीफ, इसके साथ कंडीशनल है। यानी इनके ऊपर लगाई गई पाबंदियों में अंदर जो नरमी है वो तभी मुमकिन होगी जब ये उन तमाम जो उनकी डिमांड्स होंगी यूएस की या वेस्टर्न वर्ल्ड की, उसको वो एडहियर करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर, उसके बाद जो दूसरा अभी तक स्टिकिंग पॉइंट है वो प्रॉक्सी के हवाले से सपोर्ट है। यानी कुछ ऐसी प्रॉक्सीज को जो वो सपोर्ट करते हैं उनको भी ये बाबर करवाने की कोशिश की गई है। लेबनान का आप जानते हैं कि बार बार जिक्र हुआ, इसीलिए बिकॉज लेबनान का मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि इजराइल की जंग लेबनान के साथ है। यानी लेबनान एक मुल्क है, उस मुल्क के अंदर मौजूद एक मिलिशिया है जो कि हिजबुल्लाह है, उसके खिलाफ उनकी जंग है। हम ये समझते हैं कि इजराइल ने तजावुजात की हैं, इजराइल को अपनी जो बॉर्डर से बाहर नहीं आना चाहिए। वो जो 2 स्टेट सोल्यूशन के अंदर बॉर्डर का तयन किया गया था वही उसका लेजिटिमेट बॉर्डर है। क्योंकि जब अगर यासिर अराफात ने और उस वक्त के इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने 2 स्टेट सोल्यूशन को एग्री कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि 2 स्टेट्स में एक इजराइल है, एक फलस्तीन है, और जो बॉर्डर्स मुख्तस किए गए थे वहीं के उसके अंदर रहना। अब इंकर्जन्स क्योंकि इनकी बहुत हो चुकी हैं, लेबनान के ऊपर ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो दे हैव टू पुल बैक। बट इन ऑर्डर फॉर देम टू पुल बैक, ये अश्योरेंस भी होनी चाहिए कि हिजबुल्लाह जो है वो दोबारा से उनके ऊपर हमला आवर नहीं होगा। हूथीज की एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है। आप जानते हैं हूथीज यमन में है और वो सऊदी अरेबिया को टारगेट करते हैं। तो इसमें इस तमाम डायमेंशन को कवर करने के लिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो तो सर आंखों पर, उनकी कलीदी किरदार है। लेकिन जो कतर का भी इस तमाम डायलॉग प्रोसेस के अंदर आना एज ए सपोर्टिंग मीडिएटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो ये तमाम कंसर्न जो कि गल्फ रियासतों की हैं, सऊदी अरेबिया की हैं, यूएई की हैं, कतर की हैं, उनको भी एड्रेस कर रहा है। तो जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी के जहन में यह ख्याल है कि वो टोल लगाएं, तो वहां पे फिर गल्फ ममालिक का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो सामने आना चाहिए। तो उसके लिए कतर का आना मेरी नजर में बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है, बिकॉज उन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एड्रेस, उनके कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जाएगा। और तीसरी बात, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका इनकाद मेरी नजर में इट्स ऑल्सो गुड डेवलपमेंट, बिकॉज इससे पूरी दुनिया की, आप जानते हैं, देखें स्विट्जरलैंड इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डिप्लोमेसी। तो वहां की अगर वहां ये सारे डायलॉग्स होते हैं, कंक्लूड होते हैं, तो उसके बाद हम ये समझते हैं ऑलमोस्ट कि द होल वर्ल्ड इंडोर्सेस व्हाट विल बी एग्रीड। तो मेरी नजर में अभी तक तो थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव। आपके साथ बहुत प्रोग्राम्स किए, हम डिस्पॉन्डेंट भी होते थे, डिसअपॉइंटेड भी होते थे, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि हम वी आर मेकिंग प्रोग्रेस, मे बी स्मॉल प्रोग्रेस बट इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल, ये फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। और इसके जो नकात हैं वो भी यही बताते हैं कि चंद कंडीशनैलिटीज़ के बाद जो ईरान की तरफ से डिमांड है कि एक फ़ाइनल एग्रीमेंट होगा, उस पर फैसला इससे पहले कि हम उसकी बात करें कि उसकी क्या नौयत हो सकती है, क्योंकि ईरान ने यह भी डिमांड किया है कि सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन से रेटिफाई करवाया जाए उस मुआहदे को,
जो फाइनल एग्रीमेंट होगा। लेकिन डोमेस्टिक ऑडियंसेस की अगर बात करें, आपने पहले जिक्र किया कि ट्रंप पर बहुत तनकीद हो रही है, तो एक तरफ JCPOA की बैशिंग जो वो करते थे, एंड ही वाज सेइंग कि मैं उससे बेहतर डील लेकर दूंगा, तो ऑन पेपर तो ये उससे बेहतर डील नहीं है। इनफैक्ट जो कैश फ्लो का थ्रेशोल्ड इसमें नज़र आ रहा है वो तो पहले से भी ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि आपके क्लोजेस्ट एलाइज जो गल्फ़ में बैठे हुए हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हम बॉम्ब भी हो गए, यहाँ पर सिक्योरिटी गारंटीज़ भी अमेरिका ने दी, उसके बावजूद हमारा नुकसान भी हुआ, पैसे भी हम देंगे। तो ओवरऑल टेक अवे अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इवन नेतन्याहू के लिए, जब ये कह रहे हैं ट्रंप खुलकर कि अगर अमेरिका ना होता इज़राइल भी ना होता, और जेडी वैंस ये कह रहे हैं कि इज़राइल हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट दे कांट सॉल्व ऑल सिक्योरिटी इश्यूज़ बाय किलिंग देयर वे थ्रू इट। तो ये आपको लगता है कि एक रिफ्ट भी आ रहा है, इज़राइल अमेरिका की जो होली अलायंस थी वो अब प्योरली ट्रांजैक्शनल हो चुकी है? एंड नंबर टू, इज़ इट गोइंग टू कॉस्ट हैवीली to Trump and Netanyahu as far as the local audiences are concerned? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने JCPOA का जिक्र किया, देखिए एक तो होता है किसी एग्रीमेंट का कंटेंट और फिर होता है उसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। तो JCPOA, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मेहनत की थी, 2.5 साल लगे थे, लेकिन खुद अमेरिका के अंदर उसकी बड़ी जबरदस्त मुखालिफत थी। आपको शायद याद हो कि सेनेटर कॉटन बड़े अहम रिपब्लिकन है, दाएं बाजू के, राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग कहलाते हैं वो। तो उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिख दिया था ईरानियों को कि जब अगर आपने ओबामा के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो जब हम आएंगे तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है। और वही हुआ, देखिए जैसे ही आए ट्रंप साहब तो उन्होंने उसको ख्वाश कर दिया, उसको खत्म कर दिया। अच्छा, अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये देखिए, वो तो ठीक है, बहुत अच्छा था अमेरिका, लेकिन आपके अंदर, अमेरिका के अंदर बड़ी डोमेस्टिक मुखालिफत। नंबर टू, बहुत इंपॉर्टेंट, जो उसमें स्टेक होल्डर्स थे असल, यानी जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज और पूरे रीजनल जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनको बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया था। और ये बातें कतर और सऊदी अरब में बाकायदा उठाई गई थी। लेकिन अब इस दफा कम से कम जो एक, मैं कंटेंट से हटकर अगर ट्रंप साहब को थोड़ा सा मैं लीवे देना चाहूं कि वो ये कह रहे हैं कि बेहतर है, तो मे बी जो दूसरा एस्पेक्ट है उसका, क्यों बेहतर है, इसलिए कि इसमें तमाम रीजनल स्टेक होल्डर्स शामिल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और कतर तो बाकायदा मीडिएटर हैं और वो उनकी सिग्नेचर्स अब उस पर हैं, पाकिस्तान की खुसूसन। लेकिन असल जो गारंटीज हैं वो यही है कि अगर आप तमाम स्टेक होल्डर्स को, सबको अगर साथ लेके चलते हैं तो वही असल गारंटी है। देखिए, P5+1 उसके गारंटर्स थे JCPOA के, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल से इसको करवा भी लेंगे रेजोल्यूशन, तो उसका भी क्या फर्क पड़ता है? सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत सी रेजोल्यूशंस अभी भी जो है बिल्कुल रद्दी की तरह वहां पड़ी हुई हैं, कोई उनको नहीं पूछता। कश्मीर पे आप देख लीजिए, फलस्तीन पे देख लीजिए, और कई मकामात पर। तो असल बात यही है जिसकी मैं समझता हूँ ट्रम्प को, डिस्पाइट जस्ट टू यूज एन एक्सप्रेशन, टू बी अ डेविल्स एडवोकेट हियर, जस्ट एज एन एक्सप्रेशन फॉर श्योर, कि वो उनको, आपको ये क्रेडिट देना चाहिए कि वो इस वक्त जो है आपको एक सब कुछ साथ लेके चलना चाहते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात जो आपने जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की बात की, देखिए इंपॉर्टेंट एक पैराडाइम शिफ्ट तो आपको नजर आ रहा है। और वो बहुत अहम बात जो उन्होंने की, वाइस प्रेसिडेंट है, वो उन्होंने कहा कि इन द मिडल ईस्ट एवरी कंट्री हैज राइट टू देयर सेल्फ डिफेंस। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले सिर्फ ये कहा था जी इजराइल हैज ए राइट टू सेल्फ डिफेंस, कि वो अपने आप को जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन आज ये बात हुई है कि नहीं, और खुद ट्रंप ने भी बात की कि ईरान को भी बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहिए, उनको भी एंड्रॉइड यूरेनियम चाहिए। ये बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैराडाइम शिफ्ट आपका ऑलरेडी आ रहा है। लेकिन अब देखिए, एक बात और बहुत अहम पॉइंट है। अब हमारा अपना एक रीजन का, हमारा अपना एक DNA है। DNA से मुराद ये कि मैं अपना खुद, हमारी जो एक वहाँ नस्लें हैं, हम जो आबाद हैं, आपने देखा है कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़ के निकला, और उससे पहले जाहिर है कि जब सोवियट्स वहां से भागे थे, तो अफगानिस्तान के अवाम का एक परसेप्शन कह लीजिए, या गलत फहमी कह लीजिए, या खुशफहमी कह लीजिए, ये वो है कि हमने बड़ी बड़ी पावर्स को अब यहाँ से धकेल दिया, शिकस्त दे दिया, लिहाजा हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे डर ये है कि ठीक है, स्ट्रेटेजिक फतेह जरूर हुई है, नॉट द मिलिट्री, ईरान की, इसने कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी रेजिलियंस से 100 दिन से ज्यादा अपने आप को साबित किया कि खड़े रह सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने रीजन में इस फैक्ट को एस्टेब्लिश करने के बाद अगर अपनी पावर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, और वो अपना माइंडसेट में तब्दीली या उस पैराडाइम में तब्दील नहीं आती, और वही जो हमारा रीजनल DNA जो कि अफगानिस्तान की वजह से आपको प्रॉब्लमैटिक नजर आता है,
वो अगर होगा तो ये बहुत बहुत मसला होगा, खुसूसन जीसीसी के लिए, पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान के भी कुछ आप देखिए रिलेशंस और कुछ बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं जो काबिल रश्क नहीं है ईरान के साथ। तो अब देखना ये है कि ये तमाम बातें ठीक है, मैं जो कंटेंट से हटकर हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई ये सब कुछ एक बहुत ही एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल पीस की तरफ आप जा रहे हैं, या अगेन एज यू सेड कि ये सब ट्रांजैक्शनल एक इवेंट्स हैं जो वो वक्तन फवक्तन बदलते रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ाहिर है ट्रांजैक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन माइंडसेट फॉर द लॉन्ग टर्म चेंज इन द रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे डर यही है कि ईरानियंस अपनी इस फतेह को, जिसको कि हमारे जावेद साहब ने राइटफुली, मेरे ख्याल में एग्री करता हूँ कि इसको ये मिलिट्री फतेह ना समझे। ज़ाहिर है उसमें वो कोई इस वक्त किसी ने सरेंडर नहीं किया दोनों में से, लेकिन स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वो बहुत स्ट्रांग उनकी लीडरशिप है। लेकिन क्या वो माइंडसेट तब्दील करने में कामयाब होंगे? एक बात देखिए, अभी कल ही एक बयान आया गालिब आफ साहब का, कह लें कि हम टोल के अलावा, उन्होंने ये कहा कि हम एडमिनिस्टर हम करेंगे इसको स्ट्रेट को, यानी हम उसका इंतजाम संभालेंगे। तो मुझे नहीं मालूम कि अब ये बातें उस वक्त, जबकि इस वक्त बड़ी ही सीरियस निगोशिएशंस टेक्निकल लेवल पर जारी हैं, मिनूशा डिस्कस हो रहा है, उस वक्त ये बयानात आना, उसका क्या मकसद हो सकता है? बिल्कुल।